हाय हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर वीक हम अपने साथ एक खास मेहमान को लेकर आते हैं अपनी टीम के बीच, जिनसे हम बातें करते हैं, गपशप करते हैं और उनके बारे में और उनकी कहानियों के बारे में जानते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही बहुत अमेजिंग राइटर जुड़ी हुई है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, एकता मौर्य जी। एकता जी, मैं आपका हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी टीम को अपने बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत पहले शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे और पूरी पॉकेट नॉवेल टीम का। और जैसा कि आप लोग सुने हो, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, उत्तर प्रदेश। और मैं लेखिका हूँ पॉकेट नॉवल पे। एक मेरी कहानी का नाम है ईवा मेरी मोहब्बत, जो मैं पॉकेट नॉवल पे लिखती हूँ। और मैं तो कई साल से लिख रही हूँ। जब से क्लास क्लास 9 से मैं लिखना शुरू किया मैंने। पहले तो मैं पढ़ा करती थी काफ़ी, तो पहले पढ़ना चालू किया, फिर पढ़ते-पढ़ते आइडियाज़ आने लगे दिमाग में। जैसे-जैसे आइडियाज़ आने लगे तो फिर मन किया कि लिखा लिखा भी जाए इसे। क्योंकि जब मैं लोगों की कहानियाँ पढ़ती थी तो लगता था कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ कुछ लिखने के लिए। तो ये पॉकेट नॉवल मेरी पहली स्टोरी है हिंदी में। हिंदी में मेरी पहली स्टोरी है और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के बहुत लोग इसे अपना प्यार दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं एकता जी, आपकी कहानी हमारी ऐप पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है। और आपकी जो आपकी स्टोरी है ईवा, वो इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है कि वो ट्रेंडिंग से हट ही नहीं रही है, वो ट्रेंडिंग में चले जा रही है। और हम आशा बस करते हैं आप कि लोग वो का ऐसे ही प्यार है। रहे जी। आप लोग का बस प्यार है, बहुत मतलब प्यार है बस। जी एकता जी, आपसे मेरा पहला एक सवाल है, मतलब सवाल कह लीजिए, क्यूरियोसिटी कह लीजिए। जैसा कि आप मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं, तो मिर्जापुर के बारे में काफी सुनने में आता है, सीरीज भी बनी हुई है। जी तो जी जैसा दिखाया जाता है, क्या सच में तो वैसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो पता नहीं क्यों दिखाया गया है उसमें ऐसा। हाँ, शायद बहुत पहले के ज़माने में कुछ लोग हुआ करते थे ऐसे, तो शायद उसी बेसिस पे। बाकी बहुत ही शांत जगह है। और यहाँ का मशहूर, यहाँ एक पास में एक विंध्याचल मंदिर है, वो काफ़ी मशहूर है। इसकी वजह से मिर्ज़ापुर भी काफ़ी मतलब काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ पे, तो वो काफ़ी एक मशहूर मंदिर है मिर्ज़ापुर का। आपने जहाँ तक मुझे पता चला है, आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और आपने अभी बताया कि मिर्जापुर भी विंध्याचल मंदिर के लिए मशहूर है। और जो बनारस है वो भी एक भगवान की नगरी है, उसको कहा जाता है भगवान की नगरी, और वहाँ पे धार्मिक स्थानों के लिए वो बहुत ज्यादा मशहूर है। तो आपका मिर्जापुर से बनारस तक का सफर कैसा रहा? आपको बनारस जाने के बाद खुद में क्या चेंजेस लगे, आप कुछ बताएंगे? जी, एक्चुअली पहले क्या था कि अ, बनारस में तो बनारस एक सच में बहुत अच्छी जगह, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ का। आपने जैसा कहा धार्मिक ना, बिल्कुल पूरा आपको पूरा वहाँ फ़ील आएगा वैसा पूरा। और तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे पास में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। तो वहाँ पर भी मैं ऐसे ही जाती थी, पढ़ा करती थी, तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है और लिखने के लिए तो वो बहुत ही अच्छी जगह है। क्योंकि यहाँ आपको ना एक अंदर से मतलब सुकून टाइप का मिलेगा, आपको एक शांति मिलेगी और शांत वातावरण में आप जो लिख सकता है ना इंसान, तो वो बहुत अच्छा ही लिखेगा फिर। तो बहुत ही अच्छी जगह है। और एक्चुअली मैंने हिंदी में पहले मैं पहले इंग्लिश में लिखा करती थी। प्लेटफ़ॉर्म पे एक है, इंग्लिश प्लेटफ़ॉर्म है, तो उस पे लिखा करती थी। तो फिर मुझे उतना मतलब रीडर्स नहीं मिलते थे उसमें, तो उतनी काफ़ी पॉपुलर नहीं थी। तो फिर जब मैंने ये पॉकेट नॉवेल ऐप देखा, तो मुझे लगा कि इसमें क्यों ना ट्राई किया जाए। तो जब मैं बनारस में थी, तो वहाँ पे मैंने ये हिंदी में लिखना शुरू किया। तो वहीं से फिर मैंने धीरे-धीरे कविताएँ लिखी, पोएट्रीज़ लिखे, शॉर्ट पोस्ट भी लिखे और फिर ये कहानी लिखी ईवा। तो फिर इसे पॉकेट नॉवेल पे इसको अपलोड किया। तो
तो मेरा लिखने का सफर वहीं से शुरू हुआ है, बनारस से। ओके, तो आप अपने आप को कितना धार्मिक मानती हैं एकता जी? जी, ज्यादा नहीं, मतलब है, भगवान पे बिलीफ है मेरा, काफी है। अच्छा, जब बनारस की बात हो ही रही है तो बनारस की ना संध्या आरती बहुत ज्यादा मशहूर है, और आप तो एक लेखक हैं, तो क्या आप मुझे बनारस की संध्या आरती के बारे में मुझे और मेरे सारे कलीग्स को बता सकती हैं कि हमें भी ऐसा लगे कि हाँ, हमें दर्शन हो गए? वहाँ संध्या आरती जो नजारा होता है, पूरी गंगा नदी पूरी एकदम झिलमिलाती हुई आरतियों से, और फिर वहाँ का मंत्रों का उच्चारण जो होता है वो मतलब काफी सीरीन और काफी डिवाइन होता है। और वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा होती है उसे देखने के लिए, वो तो फिर पूछिए मत। वो अब एक अलग ही मजा है, मतलब आप वहाँ जाके उस फीलिंग को, मतलब आप बस आप ये समझ लीजिए कि आप, ऐसा लगता है कि आ, बस यहीं रह जाओ, ऐसा लगता है यहीं रह जाओ। तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है, वो बयान नहीं कर सकते, वो आप देखेंगे ना तो फिर उसे फिर बहुत ही अलग लगता है वो चीज। जी बिल्कुल एकता जी, मतलब मैं वहां गई तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने फोटोज और वीडियोस में जरूर देखा है, जी, जरूर और जाइए, मेरा एक बहुत बार तो मन जरूर करता है। जाइए, अपनी जी, वो बकेट लिस्ट में डालना चाहिए इस चीज को। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपने क्लास 9 से लिखना शुरू कर दिया था, तो ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी कोई ऐसे क्लास 9th में 10th में लोग लिखना शुरू करते हैं, तो वो पोएम्स लिखना शुरू करते हैं, वो भी एक अपने बचपन के प्यार के लिए। तो आपके साथ ऐसा क्या रहा? कि नहीं, मैंने प्यार के लिए नहीं लिखा था, लेकिन एक दो लाइन लिखी थी बहुत पुरानी, किसी कॉपी के पीछे मैंने एक लाइन लिखी थी। तो मैं क्लास में थी, सर पढ़ा नहीं रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उस वक्त मेरे ख्याल में अपने आप ही ऐसे दिमाग में आया कि कुछ लाइनें आई, तो मैंने वो लिख ली। तो फिर उसके बाद काफी अच्छी लाइन थी, पता नहीं वो मुझे मिली नहीं अभी, तो काफी पुरानी हो गई, काफी कॉपी कहाँ इधर उधर हो गई। तो फिर वहीं से फिर अच्छा लगा, एक्चुअली मैं फिलोसफी पे ज्यादा लिखना पसंद करती हूँ, जैसे जिंदगी के बारे में, जिंदगी के ऊपर, और जिंदगी में अगर ये प्यार और इमोशन वाला जुड़ाव अगर हो जाए तो वो और भी अच्छा खिलता है कहानी में। तो इसलिए तो मैंने ये, इसलिए ईवा मैंने लिखी। ईवा का मतलब ही है जिंदगी, ईवा का असली मतलब है ये जिंदगी। तो इसमें मैंने मोहब्बत के किरदारों को जिससे डाल दिया, ताकि ये कहानी और पहले लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट मिले पढ़ने के लिए। तो फिर यही यही था, और लाइनें, हाँ लाइनें मैंने एक दो लिखी हुई है, अगर मैं सुना सकती हूँ। बिल्कुल एकता जी, सुनाइए। जी, तो एक दो लाइनें हैं मेरी। एक शेर है छोटा सा। तो एक जंग चल रही मुसलसल भीतर, एक जंग चल रही मुसलसल भीतर, बाहर खामोशी सी छाई है। जंग चल रही मुसलसल भीतर, बाहर खामोशी सी छाई है। दिल पे दस्तक किसने दी, दिल पे दस्तक किसने दी, तुम हो या तन्हाई है। भाई वाह, जी बहुत कमाल कर दिया, मजा आ गया सुन के। थैंक यू, थैंक यू। आपसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मैं ज्योति से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ाए। हेलो एकता, आपको पढ़ना बहुत पसंद है, तो आप बता सकती हैं कि आपकी फेवरेट राइटर कौन है? मैं तो ऐसी गजल पढ़ती हूँ ज्यादा, गजल और शेर ज्यादा पढ़ती हूँ। तो मैंने अभी अभी बशीर बदर साहब को पढ़ा है, और गालिब को भी ऐसे पढ़ लेती हूँ। तो यही दो किताबें, दो राइटर्स हैं जिनको मैंने पढ़ा है। ओके, एंड आपको मतलब कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि सबकी कॉलेज लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें रहती है जिसे हम लोग कभी भूल नहीं सकते। तो कॉलेज लाइफ में एक्चुअली हॉस्टल में, कॉलेज हॉस्टल में
एक बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था। वो एक्चुअली इतने सारे इंसिडेंट्स हुए ना कि हॉस्टल में तो ऐसे मस्ती मजाक होता ही रहता है। तो एक बार वो था, फेयरवेल का टाइम था, हमारे सीनियर्स को हमें फेयरवेल देना था। तो उसके बाद तो हमारा जो ग्रुप था, हमारा 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था। तो वो ना बहुत ही मतलब शांत समझा रहता था कि ये लोग बहुत मतलब सीधे साधे ही लोग, इतने वॉयलेंस में मतलब नहीं है। तो इस बात का मतलब बहुत मासूम है, तो इस बात का हमारा फायदा इस तरीके से उठाया गया था कि जो फेयरवेल में ऐसा था वहाँ पे कि आपको सीनियर से छुपा के फेयरवेल देना था, मतलब सीनियर्स को पता नहीं लगना चाहिए कि आप उनके लिए फेयरवेल प्लान कर रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि अब जो फेयरवेल का सारा सामान था, अगर वो सीनियर्स पकड़ लेते तो आपका सारा फेयरवेल बर्बाद, मतलब आप दोबारा से तैयारी करो, आपके पास मतलब थीम एक सेट होता था, और अगर उन सीनियर्स को पता चल गया आपका थीम, तो थीम पूरा बर्बाद, आप दोबारा नया थीम बनाओ। तो सीनियर्स क्या करते थे, एक दिन पहले, जिस दिन फेयरवेल होता था एक दिन पहले वो लोग छापा मारते थे, रेड मारते थे सबके कमरे में थीम जानने के लिए कि आखिर ये थीम है क्या, पता करते हैं। तो फिर जो हमारे बैचमेट्स थे उन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को सब सीधा समझते हैं, सब समझते कि ये लोग तब वो वाले नहीं है, तो सारा सामान हमारे रूम में छिपा दिया गया था। फिर अब हम लोग को भाई डर लगा हुआ है, अगर सीनियर्स हमारे रूम में पहुंच गए तब तो बेटा गए हम लोग, तब तो थीम भी पता चल गया, सब कुछ हम ही लोग पे आएगा। तो फिर अब सीनियर्स हमारे रूम में आए भी थे, तो हम लोगों ने क्या किया, खिड़की खोल के सारा सामान नीचे मेस में फेंक दिया। बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था कि मेस में फेंक दिया और सीनियर आया, हमें कुछ पता ही नहीं चला। काफी फन था उसे छुपाना, और फिर सब काफी अच्छा था। एक्चुअली मतलब बेस्ट मोमेंट होता है कॉलेज लाइफ होती है एक्चुअली वहाँ पर बहुत सारी मस्तियाँ होती है। मैं आपके फेवरेट एक्टर के बारे में जानना चाहूंगी। आप अगर मूवी देखती होंगी, वो तो देखती ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। फेवरेट एक्टर आयुष्मान खुराना बहुत अच्छा है, मुझे उसकी एक्टिंग पसंद है। चलो अच्छी बात है। वो पोएट्री भी करते, काफी अच्छी मैंने सिंगिंग भी करते, इसलिए वो मेरे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि मैं भी पोएट्री करती हूँ, सिंगिंग भी करती पसंद है, और भाई एक्टर को तो वो कमाल के है। आप सिंगिंग करते हो, मुझे अच्छा लगा था। आप क्या 2 लाइन सुना सकते हैं अपनी फेवरेट सॉन्ग कोई भी? पुराने गाने मुझे सुनने का ज्यादा शौक है थोड़ा, तो एक पुराना गाना है, तुम आ गए हो, नूर आ गया, तुम आ गए हो, नूर आ गया, नहीं तो चरागों से लो जा रही, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए, नूर आ गया। बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं नितेश जी से बोलूंगी कि वो आपसे कुछ बात करें। या एकता, एक तो आपका नाम इतना प्यारा है एकता। तो काफ़ी पहली बात तो मैं एक व्यक्ति होता है ना जो दिन भर से सूरज की रोशनी को देख रहा है और उसको रात की तलाश है, झिलमिलाती रात की तलाश है। तो मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि नैन कब से खुले मेरे, कोई चंदा दिखाओ ना, सूरज की चमक फीकी सुभंगम रात लाओ ना,
तो आपकी जो सुर हैं, ताल है, आपकी सिंगिंग है, आपकी कविताएं हैं, उसमें वो चीज़ झलकती है कि मुझे शुभंगम रात का एहसास करा दिया आपने। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि मैं एकता से बात करूं। तो स्पेशली मिर्ज़ापुर में भी गंगा का घाट है ना? मेरे तो या घर के पास तो सामने से ही दिखता है। ओ तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा जानने का था पहले ही कि आपका उस घाट से जुड़ा हुआ कोई इंसिडेंट है जो आपको बहुत प्यारा हो, ऐसा लगता हो कि मुझे कुछ ना कुछ इस पे आपने लिखा हो, या शॉर्ट स्टोरी जो आपके मन को भाती हो, ऐसी कोई है, कोई याद है ऐसी उस घाट से जुड़ी? घाट से जुड़ी तो मेरी फनी याद है। या फनी कह लीजिए। तो मैं घाट पे घूमने गई थी, तो हम लोग ने बोटिंग करने का सोचा था। चलो बोटिंग करते हैं। बोट पे मतलब मैं बैठी, तो जब पूरा बोटिंग वोटिंग कर लिया, तो जब किनारे आए, तो जब बोट से उतरना था, तब हम लोग घूमे बोट थोड़ी किनारे से थोड़ी दूर पे चली गई थी, मतलब थोड़ी पानी में आ गई थी, वहाँ रेत काफी थी। तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, तो मेरे फ्रेंड्स सारी बोट पे चढ़ गई। मेरा हाथ पकड़ा, चढ़ते जैसे मेरा हाथ पकड़ी, मतलब उसके हाथ में पसीना हुआ था, और मेरा हाथ उसने पकड़ा और छोड़ दिया। मैं बोट से नीचे गिर गई पूरा। वो काफी फनी था, वहाँ सब बैठे हुए थे, सब देख रहे थे, तो काफी फनी हुआ था ये। उस इंसिडेंट में आपने फन ढूंढ लिया, सबसे बड़ी बात तो ये है। काफी एकदम अचरज भरा ये वाक्या होता है कि कोई, और सबसे बड़ी चीज ये थी, कोई गिरता तो कोई उठाने नहीं आता, पहले तो हंसते हैं पहले। दोस्त ऐसे ही होते हैं। तो एक और मेरा क्वेश्चन था, जैसे आप घाट के पास रहते हैं और विंध्याचल, आपने मिर्जापुर का एक नया स्वरूप हमारे पाठकों के सम्मुख रखा, तो मिर्जापुर का कोई एक ऐसा अलग चीज आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो आज तक वेब सीरीज में उस दृश्य को दिखाया नहीं गया? आप चाहते हो कि इस चीज को, हमारे मिर्जापुर को, हमारे यूपी को इस तरीके से भी वेब सीरीज में प्रेजेंट किया जाए। आपके पास कुछ ऐसा थॉट है? जो वेब सीरीज में दिखाया गया, बहुत खून खराबा वगैरह दिखाया गया है, ऐसा तो है नहीं। तो मेरे ख्याल में मिर्जापुर की सुंदरता और शांति वाली चीजें दिखानी चाहिए वहाँ। यहाँ पे मतलब बाहर की सिटी रश नहीं है, बहुत ही शांत माहौल है। और यहाँ पे आप अगर विंध्याचल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पहाड़ भी देखने को मिलेंगे। तो पहाड़ भी दिखाने के लिए काफी अच्छा व्यू आता है वहाँ से, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें। और यहाँ के लोग भी वैसे नहीं है जैसे दिखाया गया है, तो लोगों से इंटरेक्शन करके उनके बारे में जानना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर बताइए जो सही बात है, कि यहाँ के कालीन बहुत मशहूर है। यहाँ पे कालीन की बुनाइयाँ होती है, यहाँ पे जो कारीगर यहाँ कालीन बुनते हैं, वो काफी अच्छा बुनते हैं और अच्छे, वो सब चीजें दिखानी चाहिए। या एकता, आपने एक अलग ही परिदृश्य दिखाया हमें मिर्जापुर का, कालीन कह लो या फिर प्राकृतिक सौंदर्य कह लो। तो आप चाहते हैं कि ये कोई एक ऐसी वेब सीरीज बने जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य को निखारा जाए। तो मेरी भी एक यही इच्छा है कि जो भी दर्शक देखें या फिर कहीं पर भी ये वीडियो जाता है, तो ज़रूर एक ऐसी वेब सीरीज बने जो प्राकृतिक सौंदर्य को मिर्जापुर के दिखाए। तो एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि जो मैं हमेशा हर राइटर से पूछता हूँ कि अपने जो कहानी के मुख्य किरदार हैं, उन्हें आप अगर मिर्जापुर कहीं भी घुमाने ले जाते हो, तो वो ऐसा कौन सी जगह होगी? या तो मंदिर होगा या फिर कोई घाट होगा, आप कहाँ पर उन्हें मिलवाओगे एक अच्छी सी कंडीशन के साथ? तो मैं घाट पे मिलवाना चाहूंगी। यहाँ पे एक पक्का घाट है, यहाँ पे एक जगह है, तो वहाँ पे मतलब काफी अच्छा, वहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर भी है, एक शॉपिंग सेंटर भी है और घाट भी, दोनों है। तो मैं वहाँ मिलवाना चाहूंगी, वो बहुत ही अच्छी जगह है।
क्या बात है एकता, आप घाट पर मिलवाना चाहते हो अपने मुख्य किरदारों को, तो मैं ज़रूर उस पार्ट को देखूँगा। जब मैं इंतज़ार करूँगा बड़ी बेसब्री से कि उस घाट को देखूँ, उस घाट को इमेजिन करूँ। वैसे ही आपने अपनी बातों में मुझे फ़ील करवा दिया गंगा गंगा की उस आरती का, संध्याकालीन आरती का, तो बड़ा रोमांच भरा सफ़र था मेरे लिए, मैंने तो उसको अनुभव भी कर लिया। आगे की वार्तालाप के लिए मैं निकिता से कहूँगा कि वो अपनी बातें करें आगे। हाय एकता। हाय। जैसा कि आपने बताया कि आप 9th क्लास से लिख रहे हैं, मतलब जब हमने सोचा भी नहीं था कि हाँ ऐसा भी कुछ किया जाता है, तब से आप लिख रहे हैं। तो लाइक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इतना लंबा सफर हो गया आपने लिखते हुए, तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्या कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे राइटिंग को लेकर के? फैमिली सपोर्ट कैसा रहा, ये बताइए। जी तो मैंने स्मार्टफोन पे ही लिखना शुरू किया था। स्मार्टफोन से एक वेबसाइट थी, तो जिसपे सिर्फ फैन फिक्शंस लिखे जाते थे। तो मैं उन फैन फिक्शंस को ही पढ़ती थी, तो उससे ही देख के मुझे आया कि मैं भी लिख सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी जो नॉवेल लिखी थी वो एक फैन फिक्शन पे बेस्ड थी। मतलब वो कैरेक्टर्स ऑलरेडी आ चुके थे, तो उन कैरेक्टर्स पे मैंने लिखी थी, उन कैरेक्टर्स के नाम पे। तो रिस्पॉन्स अच्छा आया था। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो जैसे कि लोग एक कैरेक्टर के ऑलरेडी फैन रह चुके होते हैं, इसीलिए वो आते हैं, वो कहानी पढ़ते हैं कि हाँ ये तो मेरे कैरेक्टर्स जिसकी मैं फैन हूँ, उस पर लिखी हुई कहानी तो मैं जरूर पढ़ूंगी। एक ये नजरिया बन जाता है लोगों का पढ़ते हुए। तो फिर मैंने सोचा कि क्या वजह है कि अगर मैं दूसरी मतलब अपने किरदार खुद क्रिएट करूं अगर, तो उसे क्या लोग पढ़ेंगे? अभी तो जैसे ये जो टीवी में या मूवीज में जो किरदार दिखाए गए हैं, उनके नाम पे हैं और उनके नाम पे बने हुए हैं, तो लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फैन है उनके। जैसे अब शाहरुख खान पे कोई बनाएगा तो शाहरुख खान का जो फैन होगा वो तो जरूर पढ़ेगा ही ना। तो मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ क्रिएट करूं, अपने किरदार क्रिएट करूं, उनको उनके फैन अगर लोग बन जाए तो फिर तो बात तब समझ आएगी ना कि मेरा लेखन कैसा है। तो मैंने खुद को ही जांचने के लिए ये नया नई कहानी लिखी थी। तो फिर बस वहीं से लिखना शुरू हुआ था मेरा। ये मैंने एक इंग्लिश स्टोरीज लिखी थी पहले दूसरे किरदार पे, जिसको मैं पॉकेट नॉवेल पे अपलोड करने वाली हूँ कुछ दिनों में। हमें इंतजार रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में है वो। तो फिर हाँ, फैमिली का सपोर्ट रहा। मम्मी का सपोर्ट काफी ज्यादा था। तो अगर जैसे मतलब फैमिली में ऐसा है कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया कि मैं फोन पे लिख रही हूँ ना, तो फिर कोई मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आता। अच्छा इसको लिखना है, 1-2 घंटे लिख लेने दो आराम से, उसके बाद ये अपना आ जाएगी। तो फैमिली सपोर्ट है। ऐसा नहीं कहते थे जैसे हम किसी और चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाते तो फैमिली वालों का रहता है पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, पहले पढ़ाई करो, तो वो नहीं रहा कभी कि नहीं पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? शुरुआत में था, जैसे शुरुआत में आपको पता नहीं था नई चीज पे ज्यादा वक्त लगता है तो आप ज्यादा रहते उसमें। तो मैं फोन ही पकड़ के बैठी रहती थी, मेरा सब कुछ फोन ही था। ये फोन में तो कभी कभी डांट लग जाती थी कि क्या दिन भर फोन में बैठी रहती है, क्या करती रहती है, बताओ। फिर उसके बाद जब मैंने बताया सब कुछ, नहीं मैं ऐसे लिखती हूँ, और फिर एक मेरी किताब भी आई हुई है। तो जब उन लोगों ने उसे मतलब परिवार ने मैंने देखा उसे, हाँ बंदी तो लिखती है इसे सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर इसलिए अब सब सपोर्ट करते हैं। और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? लाइक होता है ना कि अब तो आप भी सेलिब्रिटी बन गए एक तरीके से राइटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। फ्रेंड्स तो पूछिए मत। फ्रेंड्स तो तारीफ तो करते ही हैं और मोटिवेट भी करते हैं काफी ज्यादा। तो फिर वो मैं उनके लिए वो थी कैप्शन राइटर। उन्होंने मतलब मुझे कैप्शन राइटर बना दिया था अपना, कि इसको मतलब अपना फोटो अपलोड करने के लिए नीचे कैप्शन बताओ जल्दी जल्दी, तुम तो राइटर हो, तुम्हारे दिमाग में तो जल्दी आएगा, तो बताओ। तो मैं उनके लिए 1-2 ये सही जॉब है मतलब दोस्त है तो दोस्त वाला। अच्छा आपको इसके अलावा क्या क्या पसंद है? लाइक राइटिंग के अलावा क्या क्या करना पसंद करते हैं आप फ्री टाइम में? ऐसा कुछ फ्री टाइम में मैं सॉन्ग सुनती हूँ, मुझे सॉन्ग सुनना काफी पसंद है, काफी अच्छा लगता है।
और फिर जब वैसे ही कुछ नहीं करने को मन करता तो फिर मैं कुकिंग कर लेती हूँ। ग्रेट जी। एकता जी, अब मैं आपसे बातचीत करने का जो सिलसिला है वो शशि जी का आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया मैम, आपसे मिलके तो और भी मजा आ गया। मतलब आपके गाने सुन के, आपकी शेरो शायरियाँ सुन के, वो समा जो बंध गया है, तो उस समा को मैं एक राइटर के रूप में लेके जाना चाहूंगी। जैसे आपने अपनी ईवा मोहब्बत लिखी, तो उस राइटर के तौर पर आपका मैं एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगी कि जब आपने ये कहानी लिखना शुरू किया और जैसे मैंने आपकी कहानी के बारे में पढ़ा, तो आपने उसमें कुछ पास्ट की चीजें डाली हुई है। वो एक सस्पेंस, वो एक हुक वहां पे आ गया। तो जैसे हम सभी जानते हैं, कैरेक्टर्स और बाकी सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, वो आपको आगे तक लेके जाएगी, वो आपकी कहानी को आगे तक लेके जाएगी। लेकिन एक पास्ट वाली चीज अगर हम डाल देते हैं, तो उससे हम कितना लंबा कहानी के कंटेंट को लॉन्ग कंटेंट में बना सकते हैं, उसको कितना लंबा खींचा जा सकता है। देखिए, एक फ्लो में जैसे कहानी चलती रहती है और हमें कभी कभार इसको लंबा करने के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट तो ऐड करना ही पड़ता है। और अगर वो सस्पेंस और थ्रिल से भरा हो तो लोग उसे और पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि एक ही ट्रैक पे अगर कहानी चलेगी तो एक चीज के बाद उनका मन उठ जाएगा। मेरी कोशिश ये थी कि मैं कुछ थ्रिलिंग लिखूं ताकि लोगों का इंटरेस्ट उस पर बना रहे। तो क्योंकि एक ही चीज को आप कब तक दिखाएंगे कि हाँ वैसे ही वो हुआ ये हुआ, तो फिर ये मैंने सोचा कि क्योंकि अगर मैं आगे कुछ ऐड करूंगी तो पूरी कहानी का प्लॉट ही बदल देगा। कि अगर मैंने जैसे मुझे कैरेक्टर को दिखाना है कि वो ऐसे अच्छा है, अचानक से मैं उसे बुरा में बना दूंगी तो फिर वो प्लॉट ही बदल जाएगा। ये अचानक से कैसे बुरा हो गया, शुरुआत से तो अच्छा था। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पास्ट में दिखाया जाए। तो मेरी कहानी अर्जुन और ईवा का जो किरदार है, अर्जुन को मैंने शुरुआत से बुरा दिखाया। एक्चुअली मैं कहानी ऐसी बनाना चाहती थी कि मैं एंटी हीरो पे कहानी बनाना चाहती थी, क्योंकि हीरो पे तो सब बनाते हैं। तो मैं ऐसी कहानी लिखना चाहती थी जिसमें एक ही इंसान हीरो भी हो और सेम टाइम विलेन टाइप का रोल भी करे वो। तो फिर क्या लोग उसे पसंद करेंगे, क्योंकि लोग अमूमन हीरो को बुरा नहीं देखना पसंद करते, उन्हें नहीं अच्छा लगता कि कोई हीरो बुरा बने। तो फिर जब मैंने रिव्यूज और कमेंट्स पढ़े अपनी कहानी के, क्योंकि मुझे इस बात का लिखते वक्त मुझे बहुत डर था कि लोग अर्जुन को पसंद करेंगे क्योंकि मैं उसे हीरो बना रही हूँ और एट द सेम टाइम बुरा भी दिखा रही हूँ। हीरो तो बुरा होता नहीं। तो फिर लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को मैंने कमेंट पढ़े तो उसमें मुझे पता चला कि लोग अर्जुन को एक्चुअली पसंद कर रहे हैं, वो उन्हें पसंद आ रहा है। तो उसके अंदर जो बदलाव है वो पूरा एक, पहले वो बुरा था, फिर जब ईवा उसकी जिंदगी में आए तो वो धीरे धीरे सुधरने लगा, उसको कई सारी चीजें पता चलने लगी, उसकी सोच बदलने लगी। तो ये पूरा एक उसका जर्नी मैंने ये दिखाया है कि वो कैसे सही हुआ, कैसे बदला, और वो जर्नी लोगों को पसंद आ रही है। तो ये अच्छा था। पास्ट मैंने इसलिए डाला क्योंकि वही एंटी हीरो दिखाना था उसे, तो पास्ट में चाहिए था कुछ, इसलिए। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने बताया कि पास्ट से कई सारी चीजें या कई सारी हम प्लॉट्स निकाल के लेके आ सकते हैं, वो हमारे सब प्लॉट्स में काफी हेल्प करता है। तो अभी जैसे आपने कहा कि कैरेक्टर्स को चेंज करना, उनका जो पहले वो अच्छा था, फिर वो बाद में, या पहले बुरा था वो बाद में अच्छा होने लगा जब उसकी लाइफ में ईवा आई। तो ये जो चेंजेस था उसका, एक बुरे से अच्छे में जाना कैरेक्टर का, वो कितना आपने उसको टाइम लिया या कितना टाइम बाद आपने उसको धीरे धीरे मोल्ड किया उसके कैरेक्टर में? काफी मतलब टाइम पहले। देखिए, जब अर्जुन ने ईवा को देखा, जब उससे मिला था तो वो काफी बुरा था। ऐसा इतना बुरा कि किसी लड़के को वो पसंद ही नहीं आएगा, मैंने ऐसा ही लिखा था। और जाहिर ईवा को भी पसंद नहीं आया था। ईवा को भी पहली नजर, और वो शादी होने के बाद भी ईवा को पसंद नहीं आया क्योंकि उसने अपना बिहेवियर बदला ही नहीं था। लेकिन वो जैसे जैसे धीरे धीरे बदलता गया, ईवा को वो पसंद आने लगा। तो ये जर्नी मैंने काफी लॉन्ग टाइम बाद, मैंने 96 या 95 एपिसोड में दिखाई है।
ये जो उसका बदलाव है, जो उसे पसंद आने लगी, पसंद आने लगी, करने लगी उसे। तो ये मैंने काफी एक लंबा पूरा उसका दिखाया है कि वो इंसान जो अपने घमंड में रहता है तो उसे कोई पसंद नहीं करता, कोई आपको पसंद कर ही नहीं सकता। आप अपने घमंड पे रहो, आप अपने में रहो, कौन पसंद करेगा आपको। तो और वही चीज ईवा भी अर्जुन को वही कहती थी कि तुम अपने घमंड में ही रहते हो और अपने घमंड में, अपनी जिद में ही सब कुछ करना चाहते हो। तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स का किसी की परवाह ही नहीं है तुम्हें। तो फिर जब तुम्हें किसी की परवाह नहीं है तो कोई तुम्हारी परवाह क्यों करे? तो मैं तुम्हें क्यों प्यार करूं जब तुम ऐसे हो। जब फिर मैंने उसे ऐसा दिखाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको वैसा बनाया। एक्चुअली ईवा की कुछ क्वालिटीज उसके अंदर भी आने लगी धीरे धीरे, उसके साथ रहते रहते। ऐसा हो जाता है जब हम जिसके साथ रहते उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर आने। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे बदलता गया, तो जैसे बदलाव हुआ तो फिर मोहब्बत हो गई। बिल्कुल, शुक्रिया मैम। मैं अपनी बातों का सिलसिला और इस वार्तालाप का सिलसिला प्रांजलि और उनकी तरफ लेके जाना चाहूंगी, अगर उनका कुछ सवाल हो तो। हेलो एकता जी, हाय। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे कि सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि न्यू राइटर्स के लिए अभी हम बहुत सारे, हमें पता है कि पॉकेट नॉवल में और भी बहुत सारे न्यू राइटर आने वाले हैं, एंड हम चाहते हैं कि आप कुछ उनके लिए टिप्स दें कि वो क्या, किस तरीके से वर्क करें एंड कैसे वो अपनी स्टोरी को सुपरहिट बनाए जैसे आपने बनाया है। नहीं तो उनकी रेगुलर लिखते रहे। रीडर्स की सबसे पहली डिमांड होती है कि डेली एपिसोड अपलोड होने चाहिए, तो रेगुलर लिखते रहे आप, लिखना ना छोड़े। और अपने किरदारों को जितना हो सके थोड़ा रियल रखिए, ज्यादा उनको एकदम फिल्मी मत बनाइए, क्योंकि अगर वो थोड़ा रीडर्स अपने जिंदगी से जुड़ा उसको महसूस करेंगे ना तो वो उसे और पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप थोड़ा फिल्मी रखिए, थोड़ा रियल रखिए, दोनों सेफ साइड पे चलिए। और सस्पेंस, और अगर आप सस्पेंस में लिखना पसंद करते हैं तो आप बेशक लिखे, तो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप वो सस्पेंस उसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल मैम। एंड एक चीज और पूछना चाहूंगी लॉन्ग स्टोरी कंटेंट के लिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जैसे शॉर्ट कंटेंट ही लिखते हैं एंड लॉन्ग कंटेंट बनाने में दिक्कत है, न्यू राइटर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि लॉन्ग कंटेंट के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? लॉन्ग कंटेंट के लिए आप ऐसे, मतलब आप लिखने से पहले ऐसा सोच लीजिए कि आपको इस किरदार को इतनी दूर तक लेके जाना है, तो आप उसकी जिंदगी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स रखिए कि आप, और या फिर प्लॉट ऐसा रखिए कि आप आगे भी चल के ऐड ऑन कर सके उसमें। हाँ ये यहाँ से आया, ये ऐसे आ गया, क्योंकि आपको लंबा जाना है तो लंबे के लिए आपको ऐसा देखना पड़ेगा। और एक और है, आप पास्ट भी दिखा सकते हैं उसका, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो पास्ट भी दिखा सकते हैं। तो लंबे कंटेंट के लिए यही है। ओके मैम, मैं अब चाहूंगी रोहित जी से कि वो आगे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाए। हाय। तो आपने जैसे कहा कि आपकी कहानी के बारे में आपने बहुत पढ़ी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सी कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है? आप रोमांटिक कहानी बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, बट आपको और कौन से जॉनर की कहानी लिखना और पढ़ना पसंद है? पढ़ना तो मैंने कहा, मैं गजल पढ़ती, कहानियां मैंने एक दो ही पढ़ी है। पॉकेट नॉवेल पे ही पढ़ी मैंने एक दो कहानी। एक काशी एक प्रेम कहानी है वो, और एक मैंने वो पढ़ी थी यक्षिणी पढ़ी थी मैंने। तो ये दो कहानियां मैंने पढ़ी पॉकेट नॉवेल पे। और मुझे मूवीज देखने का ज्यादा शौक है, मूवीज सीरियल्स मैं देखती हूँ तो उसमें तो वही देखने का शौक है। और यही मैं आगे पूछने वाला था कि आप अभी तो आपने नॉवेल्स तो लिख लिए, बट आगे का क्या, मतलब तो आपने जवाब दे ही दिया कि आपको सीरियल और मूवीज भी बहुत लिखना आपको पसंद है। तो होप सो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जल्दी आपकी कोई तो वेब सीरीज आए या फिर मूवीज आए और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और मैं जानना चाहता हूँ कि जो न्यू राइटर्स हैं उनको कैरेक्टर चूज करने में या फिर कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन या फिर कैरेक्टर कैसे होगा
उनका मतलब एक ढांचा बनाने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? पहली बात तो कोई भी कैरेक्टर डिजाइन करिए आप, तो कई सारे कोई स्टोरी डिजाइन करके कई सारे उसमें कैरेक्टर्स रखिए आप, 3 4 5 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। 2 तो मेन लीड ही होंगे, एक हीरो एक हीरोइन। तो आप मतलब थोड़ा अलग रखिए, अलग मतलब आप 2 3 कहानियां पढ़िए कि वहाँ पे कैसी कहानियां तो लोग ज्यादा जो पॉपुलर है उनको पहले पढ़िए कि वो लोग उसको क्यों पसंद कर रहे हैं, उसमें देखिए उसमें ऐसा क्या है कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो आप अगर उससे कुछ अलग लिख सकते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो फिर उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, उनसे इंस्पायर होइए आप, तो उनके किरदारों से इंस्पायर होइए, उससे मोटिवेशन लेके आप लिखिए। थैंक यू एकता मेरे सवालों का जवाब देने के लिए, और मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ आपके नॉवल के सक्सेस के लिए, और हमारे वेल विशेस आपके साथ है कि आप ऐसे ही आगे बहुत आगे बढ़ते रहे, और होप सो मैं आपकी सीरीज या फिर मूवी जल्दी ही देखूं। मेरा भी कुछ यही इरादा है। तो जल्दी मैं पूरा एक वेब सीरीज तो जरूर बनाऊंगी। अच्छा, आपके लिए आपको बहुत बहुत आगे के लिए बधाई। थैंक यू। आपसे एक सवाल है। आप एक छोटे शहर से हैं और आप लिखना पसंद करती हैं। एक तो छोटे शहरों में लिखने के लिए या फिर वैसे तो हर जगह ही ऐसा होता है कि बच्चों को बोल दिया जाता है तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम टीचर बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब कर लो। जब लिखने की बात आती है तो कहा जाता है कि शौक तक ठीक है लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से नहीं। प्रोफेशन नहीं बना। जी जी, मुझे भी ये सुनने को मिला है जी, लेकिन आप अभी भी राइटिंग कर रही हैं और इतना अच्छा कर रही हैं। तो आप ऐसे जो लोग हैं जो छोटे शहर में हैं और लिखना चाहते हैं, उन्हें इंस्पिरेशन देने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि वो बात नहीं है कि लोग क्या क्या है, लोग की तो काम है कहना, लोग तो कहेंगे। आप वो करिए जो आपको पसंद है। अगर आपको अच्छा लगता है लिखना, आप कंटेंट फील करते हैं कि आप लिखते हैं तो आपको रिलैक्स महसूस होता है, आपको वो पसंद है, आपका टाइम इजीली उसमें पास होता है। आप अगर आपको ऐसा लगे कि आप लिखे बिना रह नहीं सकते तो आप जरूर लिखें, और फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। और लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होके कुछ डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मोटिवेट भले हो जाइए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। खुद को मोटिवेट करते रहिए, उसको जीते रहिए। अपने ड्रीम्स को कभी मारिए मत, सबसे बड़ी चीज, अपने ड्रीम्स को कभी मारिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अगर आपका ड्रीम आपके अंदर जिंदा रहेगा ना, तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा धीरे धीरे। जैसे क्लास 9 से मैंने ये सोचा था कि मैं लिखूं, वहां से अब मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मुझे लगता है कि तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ड्रीम छोड़ा नहीं लिखने का, मैं लिखती रही। और देखिए, मुझे मिल भी गया एक अपॉर्चुनिटी पॉकेट नॉवेल से जुड़ने की, तो वो धीरे धीरे ही मिलता है। तो आपको अगर मैं ये क्या सोचती कि मुझे तो, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं लिखती थी वहाँ पे मुझे रीडर्स नहीं मिलते। अगर मैं ये सोच रही थी क्या कोई मेरी कहानी पढ़ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्यों लिखूं, किसके लिए लिखूं? तो आप अपने लिए लिखिए। अपने लिए लिखेंगे तो फिर कोई पढ़े ना पढ़े आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे आप लिखेंगे, जितना लिखेंगे आपकी जो फ्लेयर ऑफ राइटिंग है वो उतनी ही अच्छी होती है। आप एक राइटर ये महसूस कर रहा है जितना वो लिखता है ना, उसका लिखने का टेक्निक उतना ही बदलता जाता है, उतना ही अच्छा होता जाता है। तो ये होना चाहिए। तो आप लिखते रहिए, लिखते लिखते आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। एक्सप्लोर करते रहिए खुद को। बहुत अच्छी बात कही आपने कि औरों के लिए नहीं, खुद के लिए लिखते और दूसरों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे। आपके लिए ज्योति जी ने कुछ फन गेम्स प्लान किए हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो आपके साथ कुछ गेम्स खेलें। टाइम टू गेम। एकता, मैंने आपके लिए कुछ गेम्स प्लान किए हैं। रैपिड फायर के कुछ वर्ड्स होंगे, तो जैसे ही मैं वो वर्ड्स बोलूंगी ना, आपके माइंड में जो फर्स्ट वर्ड आएगा आपको वो बोलनी है।
जैसे कि दिल। तो गेम स्टार्ट करें। जस्ट वन वर्ड में आंसर करिएगा, जो भी माइंड पे आए, कोई मतलब नर्वस ना हो। ओके, शादी। शादी तो अभी हुई नहीं है। वो तो हमें पता शादी है। रिलेशनशिप, एक पायस सैक्रेड रिलेशनशिप। संडे। सोना, स्लीप। हैप्पीएस्ट डे ऑफ आपकी लाइफ की सबसे हैप्पीएस्ट डे क्या है? हैप्पीएस्ट डे अभी तक हुआ तो नहीं है, ऑलमोस्ट हो चुका है। हैप्पीएस्ट डे मेरा उस दिन सबसे ज्यादा होगा जिस दिन मेरे पेरेंट्स मुझे देख के कहेंगे यस। ओके, मून। ओके, टीचर। लर्निंग, कैसे सीखने को मिलता है। ओके, लास्ट वर्ड है पॉकेट नॉवल। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सीरियसली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने रीडर्स और जितना प्यार और टीम का जो जितना सपोर्ट मिलता है ना, वो बहुत अच्छा है। जैसे ऐसा किसी प्लेटफॉर्म में मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म पे लिखा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना अच्छा सपोर्ट जितना यहाँ मिलता है, वो कहीं नहीं। जल्दी आप बहुत जल्दी यहाँ पे मतलब काफी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी टीम को इतनी सराहना दी। एंड हमको इंतजार रहेगा आपके नेक्स्ट नॉवेल का, जल्दी से जल्दी यहाँ पब्लिश करें। एंड चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। इस पे मैं आपको 3 वर्ड दूंगी एंड आपको इसमें 3-4 लाइन की एक स्टोरी बनानी है, छोटी सी। ठीक है? ठीक है। आप रेडी है? हाँ देखिए, मैं कोशिश करूँगी। ओके, ठीक है। चलिए फिर हमारा पहला वर्ड होता है, आई मीन फर्स्ट है पेन, पेपर और मैं। पेन, पेपर और मैं। एक राइटर के लिए पेन पेपर कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। मैंने 2-3 लाइनें लिखी थी इसी पेन पेपर पे, तो मैं क्या वो सुना सकती हूँ? श्योर, कंटिन्यू करें। जज्बातों की बहती स्याही से, जज्बातों की बहती स्याही से अपने दिल के हालात लिख रही हूँ। जज्बातों की बहती स्याही से अपने दिल के हालात लिख रही हूँ। बिखरे हुए यादों को एक पन्ने पर समेट, बिखरे हुए यादों को एक पन्ने पर समेट, मैं उसे फिर से जीने की फरियाद कर रही हूँ, फिर से जीने की फरियाद कर रही हूँ। इतनी प्यारी लाइन है, सच में ये हमारे इस गेम के लिए एकदम परफेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। खत, सफर और चाय। खत में तो आप वही लिखते हैं जो आप बोल नहीं पाते, खत में आप वही लिखते हैं। तो किसी का मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खत खत किसी का मिला और फिर वो ट्रेन में चढ़ा, सफर किया और आगे सफर में उन्होंने चाय भी पी ली थोड़ी सी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइटर्स जो होते हैं उनको चाय बड़ी पसंद होती है। सुबह की चाय, वो शाम की या दोपहर की। चाय नेसेसरी है, लिखते वक्त तो ज्यादा नेसेसरी है। चलिए, अच्छी बात है, बट मेरे को चाय पसंद नहीं। एक्चुअली मैं चाय ही नहीं पीती बचपन से। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट। तो आपको मिलकर कॉफी पसंद होगी। मैं कोल्ड कॉफी वाली हूँ। जिसको चाय नहीं पसंद होती, उसको कॉफी पसंद होती है। बस कोल्ड कॉफी, वो भी बाय चांस, कभी कभी मन किया तो पी लो, इस टाइप का। ठीक है, लास्ट है हमारा आंसू, दोस्त और जिंदगी। आंसू, दोस्त और जिंदगी। जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे आपको मिलते हैं जो आपके आंसू भी पोंछते हैं और आंसू निकालते भी बहुत। दोस्त काफी कीमती होते हैं, उन्हें सहेज के रखना चाहिए, अगर अच्छे दोस्त आपको मिल गए तो।
दोस्तों को सहेज के रखना चाहिए। ठीक है, दोस्त जो जिंदगी में साथ दे, गम में साथ रहे, वो दोस्त ही होता है। वो हमारे लिए मतलब अच्छी चीजें भी वो मतलब सिखाती हैं और साथ में वो हमारी सुधाई भी करती है। एकता जी, आपसे बातें करके मुझे तो बहुत मजा आया और आई एम श्योर कि हमारी टीम को भी बहुत मजा आया। ये सेशन से हमें आपसे इतना कुछ सीखने को मिला और इतना फन सेशन रहा कि आई एम श्योर जो भी हमारी ऑडियंस ये वीडियो देखने वाली है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे बातें करते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि मन ही नहीं कर रहा है, मन कर रहा है और सवाल आते जा रहे हैं, आपसे पूछते जाऊं लेकिन वक्त को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को एंड करना पड़ेगा। तो आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा एकता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैंने कभी भी किसी से इतनी ज्यादा और इतनी क्लोजली बात नहीं की, मतलब इतना अपने बारे में इतना बताना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू आपका भी एकता जी कि आपने खुलकर यहाँ हमें सारी चीजें बताई, सारे अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, अपने कॉलेज लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी जहाँ से आप हैं वहाँ के बारे में, मिर्जापुर के बारे में। एक मिर्जापुर का एक अलग ही आपने हमारे सामने एक इमेज बना दी जो शायद किसी के सामने नहीं थी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर कभी आपसे इसी तरह मुलाकात होगी। अभी के लिए आपसे विदा लेना जी। थैंक यू एकता जी। थैंक यू मैम। थैंक यू एकता।